हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक्स और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। मैं एक बार लिख देता हूँ, क्लास 9th हिस्ट्री। ठीक है। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैंने आप देख रहे होंगे आज थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट है, थोड़ा नोट्स मैंने खुद ही बनाए, खुद लिख के इसको कंपाइल किया है और ढंग से बनाया है। पूरी एनसीईआरटी है, मैंने पूरी एनसीईआरटी को फॉलो किया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ये मेरे ख्याल से और इजी रहेगा। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह बैठेगा और काफ़ी बढ़िया तरह से मैंने इसको प्रेजेंट किया है। एनसीईआरटी क्या थोड़ा लंबा हो रहा था यार, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। तो कुल मिला के अपना चैप्टर शुरू करते हैं। अपन को चैप्टर से मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम सबसे पहले जानते हैं, पढ़ेंगे क्या, हाउ द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, एंड इक्वलिटी मतलब सब कुछ बराबर, गिव राइज टू रेवोल्यूशन एंड एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। कैसे जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के और इक्वलिटी के, इन्होंने रेवोल्यूशन को राइज किया और मोनार्की सिस्टम को एंड किया फ्रांस में, ये हम पढ़ने वाले हैं। कैसे जो सोसाइटी बेस्ड प्रिविलेजेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस हैं या बर्थ बेस्ड हायरकी हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था यार, अर्ली जो सेंचुरीज थी उनमें क्या आते, बर्थ बेस्ड हायरकी चलती थी। जैसे राजा का बेटा राजा, कोई ऑफिशियल है, कोई जो किंग से रिलेटेड है, तो ये सब लोग क्या है, बर्थ बेस्ड हायरकी, जो उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलता था इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल स्टेटस। ठीक है। गेव अ न्यू वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है। इससे पहले एक और टर्म को डिस्कस कर लेते हैं, इन्फ्लेशन क्या होती है। इन्फ्लेशन होता है भाई लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ड्यू टू राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स। जब गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और परचेजिंग पावर जो लोगों की होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो उससे कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी, ऐसे आपने देखा भी होगा साइन, इसका महंगाई बोलते हैं हिंदी में, महंगाई बढ़ गई है। स्टोरी को हम शुरू करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, इसको समझते हैं। तो 14 जुलाई 1789 की बात है। द सिटी ऑफ पेरिस एक अलार्म पे था। कैसे अलार्म का मतलब, तो यहाँ पे मतलब किंग ने कमांड कर दिया था अपने ट्रुप्स को कि वो सिटी की तरफ मूव करें, पेरिस की साइड। और इसने कमांड ये दे दिया था कि अगर कोई भी लोग गैदर होते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप में अगर फॉर्म होते हैं तो ओपन फायर कर देना लोगों के ऊपर। अच्छा भाई, पीपल ने भी क्या किया था, फॉर्म पीपल मिलिशिया। पीपल ने भी, जो लोग थे वहाँ के लोगों ने भी अपनी एक आर्मी फॉर्म कर ली थी, मतलब गैदर करके उन्होंने कह दिया कि ये पीपल मिलिशिया हमने फॉर्म कर दिया। अब वो आर्म्स चाहिए थे उनको, गोला बारूद बंदूक वगैरह के लिए। अब ये इधर उधर सर्च करने लगे। इस सर्च में ये गए वेंट ईस्ट बेस्टील फोर्ट। बेस्टील वो जगह थी जहाँ पे राजा रहता था, वो जगह का नाम बेस्टील है, उस फोर्ट का नाम बेस्टील है। फोर्ट्रेस की प्रिजन में गए, वहाँ पे कमांडर से उनकी हुई फाइट। कमांडर जी भाई इसमें मर गए फाइट में, और वो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज़ कर दिया, जो कि ओनली 7 थे, 7 प्रिजनर्स थे, उनको रिलीज़ कर दिया। ये पर्टिकुलर एक स्टोरी है, ये कनेक्ट होगी आगे आके, आपको समझ में आएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ। अभी समझते ही क्या बात है। उन दिनों क्या राइट्स काफ़ी बढ़ चुके थे। क्यों? क्योंकि पेरिस में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी। इन्फ्लेशन मैंने आपको समझा दिया। अब इसको ऐसे समझिए, वहाँ की जो स्टेपल डाइट थी, जो कॉमन डाइट थी, वो भाई ब्रेड था। अब नॉर्मली महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि लोग ब्रेड ही नहीं खा पा रहे थे, अपना नॉर्मल डेली मर्रा का खाना ही नहीं खा पा रहे थे, तो उनको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी। इस वजह से काफ़ी सारे राइट्स हो रहे थे। हिस्टोरियंस लुक्ड एट दिस चेन ऑफ इवेंट्स एज एग्जीक्यूशन ऑफ किंग। हिस्टोरियंस जो थे आज के ज़माने में, जब इन्होंने सारी जो गतिविधियों को देखा, जो चेन ऑफ इवेंट्स को देख रहे हैं, तो उन्होंने इसका पता कर लिया कि ये सब जो इवेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं किंग को एग्जीक्यूट करने के लिए निकलने वाले हैं, या फिर एग्जीक्यूट करेंगे सारी इवेंट्स आगे जाके और एंड करेंगे मोनार्की सिस्टम का। ओके। अब ये लाइन का मतलब एक तरह से मान लो कोई दूसरी फेजेस या कोई दूसरा कुछ कनेक्ट मैं करना चाह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए लाइन में ऐसे ड्रॉ करिए। ओके। फिर हम बात करते हैं, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में बात क्या चल रही है। 1774 में लुई 16, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है। लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, उसको राजा घोषित कर जाता है फ्रांस का, थ्रोन ऑफ फ्रांस पे बैठ जाता है जब ये 20 साल का था। इसने एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंस से शादी करी जिसका नाम है मैरी एंटोनेट। मैरी एंटोनेट से इसने शादी करी। क्लियर? इतनी बात क्लियर होगी आपको। लुई 16 जब वो राजा बना तो उसको एम्प्टी ट्रेजर मिला, उसको ट्रेजर एम्प्टी मिला। अब ट्रेजर जो था उसका एम्प्टी क्यों था? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ प्लान। इतने सालों की जो लड़ाई चल रही थी फ्रांस की, ब्रिटेन वगैरह से, इन सब से, उसने बिल्कुल ब्रिटेन को बिल्कुल डेट में डाल दिया था। डेट में था ब्रिटेन ऑलरेडी, 1 बिलियन लिवरे के डेट में था ऑलरेडी। लिवरे उनकी करेंसी थी। लुई 16 हेल्प्ड 13 अमेरिकन कॉलोनीज इंडिपेंडेंस। डेट के बावजूद भी इस लुई 16 ने हेल्प करी 13 अमेरिकन कॉलोनीज की, बेसिकली यूएसए की इंडिपेंडेंस को
उनको अपनाने के लिए, जो कि उनके कॉमन एनिमी से उनकी लड़ाई चल रही थी अमेरिकन की ब्रिटेन से। 1 बिलियन लिबरे का डेट ऑलरेडी था। फ्रांस ने जब उनकी हेल्प करी इस लड़ाई में तो 2 बिलियन लिबरे का इन टोटल इनके पास डेट हो गया था। ठीक है, डेट भी ज़्यादा हो गया। जो लैंडर्स थे जिन्होंने इनको थोड़ा बहुत इन्होंने पैसा भी उठाया, इन्होंने हु गेव स्टेट क्रेडिट चार्ज 10% लोन्स, इंटरेस्ट भी थोड़ा बढ़ा दिया था अब लैंडर्स जो उन्होंने इंक्रीज इंटरेस्ट को पे करने के लिए और अपनी राजाशाही ज़िंदगी को मेंटेन करने के लिए मोर टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस, ज़्यादा और ज़्यादा टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने वाले थे हमारे लुई 16 साहब। अब ओनली थर्ड एस्टेट पेड टैक्सेस। अब भाई थर्ड एस्टेट कौन है इसको मैं समझाता हूँ पहले। आप सोसाइटी उस टाइम पे बटी हुई थी क्लर्जी, नोबल्स और थर्ड एस्टेट के लोगों में। क्लर्जी कौन थे? चर्च के लोग, जो चर्च वगैरह से प्राइस्ट वगैरह जो लोग हैं, प्रीस्ट वगैरह हैं, और वो रिलेटेड जो लोग हैं वो क्लर्जी में आते हैं। किंग, ऑफिशियल्स और मिनिस्टर वगैरह नोबल्स में आते हैं। थर्ड एस्टेट में कौन आते हैं? रिच मेंबर, मिडिल सेक्शन और लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लोअर सेक्शन से क्या मतलब है? फार्मर्स, पीजेंट। मिडिल सेक्शन से क्या मतलब है? थोड़ा और बढ़िया एजुकेटेड लोग कह सकते हैं। रिच मेंबर जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी उनको रिच मेंबर बता दिया गया है। तो सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोग ही टैक्स भरते थे। फ्यूडल सिस्टम जो था वो पार्ट ऑफ सोसाइटी था और एस्टेट का। फ्यूडल सिस्टम का क्या मतलब है? एक तरह से ऐसे मान लीजिए कि लैंड पूरा जो है वो पूरा राजा पे रहेगी और वो इंटर्स में आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और आपको भी उसके लिए टैक्स वैक्स भरना पड़ेगा। एक तरह से ये फ्यूडल सिस्टम मान सकते हैं जो काफ़ी ओल्ड रेजिम था, काफ़ी टाइम से चला हुआ आ रहा था। आगे हम पढ़ते हैं। पीजेंट्स के पास थी 90%, पीजेंट जो थे वो 90% थे टोटल पॉपुलेशन के। 60% जो लैंड है वो ओन करते थे नोबल्स, चर्चेज एंड रिच पीपल। अब यहाँ पे समझिए 90% टोटल पॉपुलेशन है पीजेंट्स की, लैंड किसके पास है ज़्यादा? 60%, नोबल्स, चर्चेज और रिच पीपल के पास। ओके, ये भी हम समझ गए। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे। कौन से प्रिविलेजेस? हमने उन ऊपर भी इसकी बात करी है। बर्थ बेस्ड हायरार्की, बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस कौन से? अब इसमें प्रिविलेजेस में क्या है? इनको कोई भी टैक्स नहीं भरना होता था, बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरते थे, उल्टा टैक्स लेते थे। चर्च टैक्स का क्या नाम था? टिट्स। चर्च जो थी वो भी टैक्स लेते थे, टिट्स। मान लीजिए 1/10 लेते थे आपके प्रॉफिट का। अगर आपकी 10,000 रुपये की वो हुई है, क्या कहते हैं, आपकी फसल हुई है, तो 1,000 रुपये आपको टैक्स को चर्च को देने होंगे इन टर्म्स ऑफ टैक्स। टेल एक तरह का डायरेक्ट टैक्स था जो कि आपको स्टेट को देना होता था। ये एक डायरेक्ट टैक्स था जो आप स्टेट को देते थे। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्स भी थे, वो भी काफ़ी थे। द बर्डन of financing activities of the state through taxes was borne by the third estate alone। जो बर्डन था, जो पूरे जो थर्ड एस्टेट का, उनको ही लोन देना है, उनको ही सारी जिम्मेदारी है, उनको ही पूरा टैक्स भरना है। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोगों को सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, उल्टा उनको टैक्स मिल रहा है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें आप समझ पा रहे हो, थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो, काफ़ी सारी दिक्कतें झेल रहे थे जो लोअर सेक्शन थर्ड एस्टेट के लोग थे। ओके, चलो और बात करते हैं, आगे पढ़ते हैं। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन, ये यहाँ पे एम का मतलब मिलियन है। 23 मिलियन जो कि 1715 में थी, उससे 28 मिलियन बढ़ गई, यानी कि 23 मिलियन से ये 28 मिलियन हो गई। कब? 1789 में। अब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या होता है? देखो, ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज, ये इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज का। ठीक है, ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज डिमांड बढ़ती है। किसकी चीज़ की डिमांड बढ़ती है? फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती है तो उनकी प्राइजेस भी बढ़ती है भाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड है तो उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। ओके, अब इस टाइम पे क्या था? वेजेस वर फिक्स्ड। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी आदमी की जो सैलरी है वो 100 लिवरे है, 100 लिवरे है उसकी। कब? 1715 में। मान लीजिए इसकी 100 लिवरे है और 1789 में भी उसकी 100 लिवरे ही है। उसकी वेज है, जो उसकी सैलरी है वो बढ़ाया ही नहीं जा रहा। तो ये हम कह सकते हैं वेजेस फिक्स थे। ये कुड नॉट कोप विद द इन्फ्लेशन बढ़ रही है। अब भाई ये देखो, इन्फ्लेशन बढ़ रही है जिसके कारण क्या हो रहा है? ब्रेड की प्राइस जो पहले 20 रुपये थी अब वो 40 रुपये पहुँच गई है। अब दिक्कत तो आ रही है लोगों को ब्रेड की प्राइसेस की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से। तो वो समझ नहीं पा रहे थे और इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग एजिटेटेड हो गए थे, इरिटेट हो गए थे इन सब चीज़ों की वजह से। गैप बढ़ गया था बिटवीन रिच और पुअर के बीच में। रिच पे तो क्या ही दिक्कत है भाई, उसको तो टैक्स लेना है, उसको तो भरना कुछ भी नहीं है और राजशाही ज़िंदगी तो है ही है, पहले से ही पैसा भी बहुत है। पुअर को टैक्स देना है और उनकी हर जगह से मार रहे हैं सब लोग। ड्रॉट और हेलस्टॉर्म वगैरह आदि तूफान की वजह से, और ड्रॉट मतलब सूखा करने की वजह से सिचुएशन और ज़्यादा वर्स हो गई। सबस्टेंस क्राइसिस आ गया। सबस्टेंस क्राइसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं, जो आपके बेसिक लाइवलीहुड भी दिक्कत में आ जाए ना। मान लीजिए आपका बेसिक लाइवलीहुड खाता है, खान पान, खाना पीना, सैनिटेशन, हेल्थ केयर,
और क्या कह सकते हैं आपका जो भी आप रहन सहन करते हो, एक बेसिक आपका खान पान में भी दिक्कत आ जाए तो मान लीजिए सबिस्टेंस क्राइसिस उस टर्म को बोलते हैं। इतनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स हो गई कि सबिस्टेंस क्राइसिस आ गई, लोगों के बेसिक जो लाइवलीहुड थे वो भी दिक्कत में आ गए। ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। एनविसेजेस का मतलब क्या होता है, एक तरह से प्रेजेंट सिचुएशन को भाप के फ्यूचर को एक तरह से देखना कि हमें ऐसा करना चाहिए, फ्यूचर को ऐसा दिखलाना चाहिए। ग्रोइंग मिडिल क्लासेस एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। इन द पास्ट peasants and workers have revolted against taxes but they lack the means and programs to carry out on full scale measure। पास्ट में भी इन्होंने ट्राई किया था राइट्स वगैरह और प्रोटेस्ट वगैरह इन्होंने कर रहे थे, लेकिन वो एक तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में नहीं कर पाए लोग प्रोग्राम्स इनमें, और इनमें फुल स्केल मेजर मतलब एक तरह से पूरी यूनियन, जैसे फुल अगर एक यूनियन अगर तरीके से चलता है तब वो काम को कराया सकता है प्रॉपर ग्रुप्स में अगर आप फॉर्म करो, ऐसे नहीं कि थोड़े थोड़े लोग करें। तो ये सब चीज़ें दिक्कत की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें आ रही थी और इस वजह से ये कुछ कर नहीं पा रहे थे। विच वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर। अब अगर ये बाई चांस उस टाइम पे इन सब चीज़ों को निकालते तो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को ये चेंज कर सकते थे। 18th सेंचुरी में क्या हुआ, विटनेस इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स द मिडिल क्लास। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था भाई, पहले लोग फार्मिंग करते थे, ठीक है, फार्मिंग से लोग आए ट्रेडिंग पे, ट्रेड करने लग गए, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी बढ़ने लग गई, इंडस्ट्रीज़ भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आया पर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, तो ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग भी आने लग गई। तो मिडिल क्लास सेक्शन है ये उभर के आया, ये अपनी अर्निंग कहाँ से कमाता था, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग से। ओके, थर्ड एस्टेट में अब कौन से लोग इंक्लूड होने लग गए, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो कि एजुकेटेड थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। बिलीव, ये क्या बिलीव करते थे, मेरिट बेस्ड हायरार्की, मतलब कि आदमी को उसके मेरिट पे चुनना चाहिए कि उसकी मेरिट कैसी है, वो कितना काम अच्छा है, उसको कितना टैलेंटेड है, उसको क्या से उस चीज़ के ऊपर उसको हायरार्की मिलनी चाहिए, ना कि बर्थ बेस्ड हायरार्की को प्रेफर करते थे। देयर आइडियाज़, किन के आइडियाज़, फिलोसफर्स के आइडियाज़। एनविसेजेस सोसाइटी फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। इनके जो आइडियाज़ थे, फिलोसफर जो अलग अलग उभर के आ रहे थे एजुकेटेड, उन्होंने अलग अलग सोसाइटी में ये चीज़ें दर्शानी शुरू की कि हमें गवर्नेंस को फ्रीडम और इक्वल लॉज के ऊपर रखना चाहिए। और ये जो फिलोसफर थे इनमें कुछ जो फेमस थे, जॉन लॉक और जीन जैक रॉस्यू। जीन जैक रॉस्यू और जॉन लॉक काफ़ी फेमस थे। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज एक मॉन्टेस्क्यू करके किताब है, स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसमें इन्होंने प्रपोज किया है डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, जो सबसे पहले, जो हमने 8th क्लास की अपने पॉलिटी में भी पढ़ा है, जो सबसे पहले इसका जिक्र किया गया था वो मॉन्टेस्क्यू ने किया था अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ लॉज में, जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को बताते हैं कि हमें ऐसे डिवीजन ऑफ पावर रखना चाहिए। सबसे पहले दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पुट इनटू फोर्स, सबसे पहले इसको यूज़ किसने किया, यूएसए ने। एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पीपल ऑफ फ्रांस, जब इनको इंडिपेंडेंस मिली यूएसए को आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटेन से, तो इन्होंने अपने जो यूएसए में इस चीज़ को, क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ पावर को लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पे इन्होंने बताया, जो कि फ्रांस के लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल था कि यूएसए ने भी इसको अपनाया तो हम भी इसको अपना सकते हैं। आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लग गए नॉर्मल पीपल में थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। लुइस 16, और इस टाइम पे देखिए क्या हो रहा है, आराम से फसल भी बर्बाद हो रही है, इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है, फिलोसफर भी लोगों को समझा रहे हैं कि हमें नई गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए, और यहाँ पे लुइस जो 16 भाई साहब हैं ये इम्पोज करना चाह रहे हैं और ज़्यादा टैक्सेस को, दिक्कत आ सकती है। और दिस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट विद इन थर्ड एस्टेट, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो होंगे लोग। लुइस 16 कॉल्ड एस्टेट जनरल, कोई भी अगर डिसीजन लेना होता था, ज़्यादातर करके मेजर डिसीजन, तो एस्टेट जनरल उसको लेती थी। ये एक तरह की पॉलिटिकल बॉडी थी वेयर 3 एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे तीनों एस्टेट के लोग, क्लर्जी, नोबल्स और नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे, और उसी से सब डिसाइड होता था कि कौन आज क्या करने वाला है। 5 मई 1789 को ये एस्टेट जनरल बुलाई गई। इसमें वोटिंग सिस्टम कैसे चलता था ये भी जान लेते हैं। इसमें सिर्फ 1 वोट होता था, जिसमें 1 वोट क्लर्जी को मिलता था, 1 वोट नोबल्स को मिलता था, और 1 वोट थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलता था, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आते थे इन सब के। अब आप सिंपल से समझिए, क्लर्जी और नोबल्स तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो हमेशा रेशो क्या रहेगा, 2:1। हमेशा बात किसकी मानी जाएगी, क्लर्जी और नोबल्स की। थर्ड एस्टेट के लोग इस चीज़ से बहुत परेशान थे, इसी वजह से उन्होंने डिमांड किया, व्हेन डिमांडेड इक्वल वोटिंग राइट्स बाय थर्ड एस्टेट दे वर डिनाइड बाय द किंग एंड हेंस दे वेंट आउट इन एंगर फॉर्मिंग प्रोटेस्ट। इन्होंने एंगर वगैरह में निकले और वहाँ से प्रोटेस्ट इन्होंने फॉर्म किया। वहाँ से निकल के इन्होंने क्या किया, 20 जून को हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि वर्सली, वहाँ के जो बेस्टिले फोर्ट का नाम है जहाँ पे राजा रहता था, उससे थोड़ी दूर पे वर्सली जगह नाम की जगह थी, वहाँ पे इंडोर
टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे हॉल में गए और इन्होंने अपनी फॉर्म करी नेशनल असेंबली। वहाँ पे इन्होंने अपनी नेशनल असेंबली फॉर्म करी और इन्होंने कसम खाई, सोरिंग टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने कसम खाई कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को बना के ही रहेंगे। ये जो नेशनल असेंबली थी इसको लीड कर रहे थे मीराबाऊ एंड एबे सियास, इसको लीड कर रहे थे। अब दूसरा फेज देखते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी, सेवर विंटर, जिसके कारण बहुत ज़्यादा बुरी हार्वेस्ट हुई, फसल बहुत बुरी हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गई और एंग्री हो गई वोमेन, औरतें और ज़्यादा गुस्सा हो गई कि यार ये चल क्या रहा है। उस टाइम पे जो केयर टेकर थी ना फैमिली की, जो केयर टेकर थी फैमिली की, मेजरली वो कौन थी? वो वुमेन थी। वुमेन केयर टेक करती थी, अर्निंग वगैरह कैसे देखना है, बजट वगैरह अपना कैसे घर परिवार कैसे चलाना है, वो ज़्यादातर वुमेन दिखती थी। अब किंग ने ऑर्डर किया, अब आपको कनेक्ट करेगा जो हमने पहले वहाँ पे ऊपर स्टोरी हमने पढ़ी थी 14 जुलाई की, सबसे पहले ये वाली 14 जुलाई पे यहाँ पे सिटी ऑफ पेरिस वाज एन अलार्म। तो अब इसको आप कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई यहाँ से अब बात चलिए। 14 जुलाई, किंग ऑर्डर ट्रुप्स टू मूव इनटू पेरिस सिटी, और सब चीज़ों को देखो, और ओपन फायर का पूरा इसने ऑर्डर दे दिया था कि ग्रुप्स फॉर्म होते हो। इस कारण से भी एजिटेटेड क्राउड डेस्ट्रॉयड बेस्टली, ये फोर्ट को तबाह कर देते हैं। काफ़ी सारी औरतें, करीब 7,000 के अराउंड लोग गैदर होते हैं और पूरे फोर्ट वोट को तहस नहस कर देते हैं। फाइनली लुइस 16 रिकॉग्नाइजेज नेशनल असेंबली, लुइस 16 लास्ट में रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है मैं आपकी बात को समझता हूँ, उसको झुकना पड़ा प्रजा के सामने। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम जो था उसको अबॉलिश कर दिया नेशनल असेंबली में 4 अगस्त 1789 में। लुइस 16 साइंड कॉन्स्टिट्यूशन, लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। लेकिन दूसरी साइड में हम क्या देखते हैं, लुइस 16 बैक में क्या चल रहा था इसके दिमाग में, ये एंटर सीक्रेटली नेगोशिएशन विद किंग ऑफ प्रूशिया, ये किंग ऑफ प्रूशिया से सीक्रेटली नेगोशिएशन कर रहा था। किस चीज़ के ऊपर? और किंग ऑफ प्रूशिया जो अलग नेबरिंग कंट्रीज़ के लोग थे वो भी इसकी सहायता क्यों करने वाले थे? क्यों? मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस, प्लानिंग टू सेंड ट्रुप्स एंड पुट डाउन द इवेंट्स टेकिंग प्लेस। ये भी काफ़ी डरे हुए थे कि यार दिक्कतें आ सकती है हमको भी, अगर हमारे लोग भी यहाँ पे हमें इस तरह विद्रोह करने लग गए तो हमको भी दिक्कत आ सकती है। इस वजह से यहाँ के लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे थे। मतलब एक तरह से देख सकते पीछे से किंग भी अपनी चाल चल रहा था कि मैं वापस से अपना थ्रोन एक्वायर कर लूँ। और भले ही इससे पहले क्या हुआ, नेशनल असेंबली में वोट करा अप्रैल 1792 में, और एक वॉर अगेंस्ट किसके खिलाफ? प्रूशिया और अगेंस्ट के खिलाफ उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी नेशनल असेंबली में लोगों ने। जिसके क्या हुआ, अब देखो सिंपल सी बात है, वॉर ब्रॉट लॉसेस इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। वॉर से क्या होता है, काफ़ी सारी इकोनॉमिक डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, पूरी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाती है उस टाइम जब वॉर कभी भी देश का होता है। तो मैन तो थे वॉर में, एट फ्रंट इन वॉर, मैन तो थे वॉर में। वुमेन लेफ्ट अर्निंग टेक केयर ऑफ फैमिली, वुमेन को पीछे छोड़ दिया गया कि आप पूरा घर परिवार को संभालो ढंग से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गिव राइट्स ओनली टू रिचर सेक्शन। अब लोगों ने ये भी देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, जो नेशनल असेंबली बनाया, वो सिर्फ रिचर सेक्शन को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, हमारी ज़्यादा कुछ दिक्कतें झेल नहीं पा रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म होने लग गए। ये जो इंपॉर्टेंट रैली पॉइंट बन गए फॉर डिस्कशन, किस चीज़ के ऊपर कि यार हमें और भी कुछ गवर्नेंस में अच्छा हम कर सकते हैं, उसको भी हमने देखना होगा। एक फेमस पॉलिटिकल क्लब जो बना वो था जकोबियन क्लब, और इसके लीडर जो थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। इसका जो नाम लिया गया था वो कॉन्वेंट उससे लिया गया था, सेंट जैकोब इन पेरिस। कॉन्वेंट एक तरह की आप मान सकते हैं चर्च वाली जगह होती है। क्लब मेंबर्स जो थे इसके लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते थे, जो बहुत ही नीचे वर्ग के लोग थे, प्रेजेंट फार्मर वगैरह, सिंपली जो लोग फार्मिंग वगैरह, और ऐसे बिल्कुल लोग जो थे बिल्कुल थोड़े बहुत एजुकेटेड भी लोग थे, लेकिन उनके पास पैसा वैसा नहीं था, उनकी बात कोई सुनता नहीं था, वो वाले लोग। लेस प्रॉस्परस सेक्शन का मतलब है जिनको जो पोवर्टी सेक्शन जो सोसाइटी है वो वाले। ओके, वुमेन टू फॉर्म्ड देयर ओन क्लब्स, वुमेन टू फॉर्म देयर ओन क्लब्स, पर कौन? दोज हु वर एक्टिव, जो एक्टिव वुमेन थी। कुछ वुमेन ऐसी भी थी जिन्होंने भी इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया और उन्होंने भी अपनी बात रखी कि हमें भी पूरे वो चाहिए अधिकार। समर 1792 में जकोबियन प्लान्ड इंसरेक्शन, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ड्यू टू एंगर ऑफ शॉर्ट ऑफ सप्लाईज एंड हायर प्राइसेस ऑफ फूड। एक्चुअली में इस टाइम पे क्या हो रहा था, जकोबियन की भी सरकार धीरे धीरे फॉर्म हो गई थी, क्योंकि यार उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, उस कारणवश से इनकी सरकार ज़्यादा होने की वजह से इनकी बात को रखा गया। और इन्होंने देखा कि यार जकोबियन बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सट्रीमली वे में अपनी चीज़ों को कर रही है, फूड वगैरह की भी सप्लाईज बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है, प्राइजेस भी अभी भी हाई हैं। मॉर्निंग 10 अगस्त को क्या देखते हैं, पीपल स्टॉर्म प्लेसेस ऑफ वर्सिलीज, मासकेड, किंग गार्ड। ये क्या करते हैं, इस चीज़ को देखते हुए भी समझते हैं और जकोबियन प्लान करते हैं कि इस जगह पे जाके और वहाँ पे जाके किंग्स के गार्ड को मार देते हैं, और जिस कारण की वजह से काफ़ी
दुख हो जाते हैं कि यार हमारे संग चल क्या रहा है, इतनी ज़्यादा प्राइसेस वगैरह भी बहुत ज़्यादा हाई हो रखी हैं और हमारा पूरा तहस-नहस, हमारा पूरी जीवन नरक बन चुका है। तो 10 अगस्त को पीपल लोग अपना वर्सिलीज की जो जगह है वहाँ पे जाके मासकेयर कर देते हैं, लोग किंग्स की गार्ड को मार देते हैं। हेल्ड द किंग हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, जो किंग है उसको काफ़ी देर तक ये बंदी बना के रखते हैं। सेवरल आवर्स उस किंग को इन्होंने हॉस्टेज बना के रखा। ये सब लोग जो गुस्से में वहाँ पे गए, इन्होंने पूरे फोर्ट को तहस नहस कर दिया और सेवरल आवर्स तक इन्होंने किंग को हॉस्टेज बना के रखा। लेटर बाद में क्या होता है, असेंबली वोट करती है, इम्प्रिजन कर देती है रॉयल फैमिली को पूरी तरह से कि इनको इम्प्रिजन करो, प्रिजन में डाल दो। इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। नाउ ऑल मैन अबव 21 कैन वोट। अब जो भी लोग थे, सिर्फ मैन, यहाँ पे अभी भी नो वोटिंग राइट्स हैं, नो वोटिंग राइट्स टू वुमेन। अभी भी वुमेन को कोई भी वोटिंग राइट्स मिले, अभी भी वो अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी इस टाइम पे। ऑल मैम जो 21 साल से ऊपर के थे उनको वोट करने का अधिकार था। इससे पहले क्या था, जो भी 25 साल से ऊपर का आदमी है जिसके पास प्रॉपर्टी ओन करता है वो वोट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको शायद क्लियर होगी। अब नई जो इलेक्टेड असेंबली थी उसने कॉल्ड की कन्वेंशन, एक कन्वेंशन इन्होंने करके बनाई, उसको ये बोलते थे एक तरह से अलग तरह का इन्होंने सिस्टम जो डेवलप किया। 21 सितंबर 1792 को इन्होंने अबॉलिश की मोनार्की। कैसे? डिक्लेयर फ्रांस एज रिपब्लिक, इन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। 21 सितंबर 1792 को इन्होंने अबॉलिश कर दी मोनार्की को। यहाँ पे मोनार्की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और लुइस 16 को सेंटेंस दे दी डेथ की पेनल्टी, चार्ज ऑफ ट्रीशन। मतलब इन्होंने कहा कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुम पीछे से हमारी फील्डिंग सेट कर रहे थे, तुम हमको ही मरवाना चाहते थे, वापस अपनी गद्दी अपनाना चाहते थे, तो उस चक्कर में इसको डेथ पेनल्टी मिली। फिर 21 जनवरी को 1793 को एग्जीक्यूट कर दिया गया पब्लिकली एट प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड। और क्वीन मेट विद द सेम फेट शॉर्टली। क्वीन को भी बाद में जो इसकी रानी थी उसको भी बाद में उसको भी पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया। ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। एक गुलिशन नाम की एक तरकीब होती थी, वहाँ पे क्या होता था, आदमी का सिर लगाया जाता था और ऊपर नीचे से उसका सर रखा जाता था, ऊपर से एक चाकू तरह का कुछ आता था और ऊपर से बड़ी स्पीड से आता था, जिस कारण पूरा वो धड़ को अलग कर देता था। ठीक है, ये हुआ। अब आगे हम पढ़ते हैं और अब नया फेज जानते हैं। रीजन ऑफ टेरर किसको बोलते हैं? 1793 से 1794 के बीच में जो टाइम था उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ टेरर। क्यों? पॉलिसीज जो रॉबेस्पियर फॉर्म कर रहा था, जो जकोबियन क्लब का लीडर था, जो पॉलिसीज़ वो फॉर्म कर रहा था वो काफ़ी एक्सट्रीम पॉलिसीज़ फॉर्म कर रहा था। लोग ये देख रहे थे कि यार काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉलिसी हार्श हैं। कोई भी लॉ जो कोई भी लोग उसका रॉबेस्पियर का लॉ अगर ब्रेक करता था तो उसको पेनल्टी यानी अरेस्ट करवाता था और कोर्ट से उसको गिल्टी डिक्लेयर करवा के उनको एग्जीक्यूट करवा देता था। इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका था कि किसकी खुद की पार्टी के लोग कह रहे थे कि यार थोड़ा मॉडरेटली आराम से चल, इतना ज़्यादा क्यों एक्सट्रीम हो रहा है। एनीवन रॉबेस्पियर ब्रेक द लॉ, मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी आदमी रॉबेस्पियर का लॉ अगर ब्रेक करता था जो उसने बना रखा था तो वो उसको एनिमी मान लेता था और उसको अरेस्ट करवा देता था। और इफ़ गिल्टी बाय द कोर्ट उसको गिलिशन करा दिया जाता था, मतलब कि उसको एग्जीक्यूट करवा दिया जाता था, एक तरह की डेथ पेनल्टी। और ये पब्लिकली होता था, जो भी डेथ पेनल्टी वगैरह होता है पब्लिकली होता था। गुलिशन में मैंने आपको बताया सिर काट देते थे उसका। फिर आगे जाके क्या हुआ, लोगों ने भी ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा ये गलतियां कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा ये भी डिक्टेटरशिप में आ रहा है एक तरह से। तो रॉबेस्पियर को ही लोगों ने फिर बाद में कन्विक्ट किया, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और 1794 को उसको भी गिलोशन कर दिया, यानी कि उसको भी बाद में कोर्ट ने फांसी की सज़ा दे दी और उसका सर काट दिया। ठीक है, फॉल ऑफ जकोबियन गवर्नमेंट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जकोबियन गवर्नमेंट फॉल हो गई, उसका लीडर वगैरह सब कुछ मर गया था, उसको एग्जीक्यूट करवा दिया था। तो रिचर सेक्शन क्या हो रहे थे, अलाउड वेल्दी क्लास टू सीज पावर। धीरे धीरे वापस जो वेल्दी क्लास रिचर क्लास थे उन्होंने वापस से पावर को एक्वायर करना शुरू कर दिया था। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इंट्रोड्यूस गिविंग राइट्स ओनली टू प्रॉपर्टी होल्डर। अब वापस से वो वाला सिस्टम कर दिया कि भाई वोटिंग राइट्स तो सिर्फ प्रॉपर्टी होल्डर को ही है, सिर्फ प्रॉपर्टी होल्ड जिसके पास होगी, जिसके पास ओहदा होगा सिर्फ वही वोट कर पाएगा। अपॉइंटेड डायरेक्टरी, इन्होंने एक डायरेक्टरी अपॉइंट करी जिसको हम बोलते हैं एन एग्जीक्यूटिव, उसको हम जो नाम देते हैं एक डायरेक्टरी को एग्जीक्यूटिव। ये 5 मेंबर की एक डायरेक्टरी यानी एग्जीक्यूटिव जो इन्होंने ग्रुप डायरेक्टरी इन्होंने अपॉइंट करी। डायरेक्टर्स
के बीच में क्लैश होता रहता था, लेजिस्लेटिव और डायरेक्टर्स के बीच में अक्सर करके क्लैश होता रहता था, जिस कारण की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती थी। इसने क्या दिया, एक नया रास्ता दिया मिलिट्री डिक्टेटर को आगे आने का और वो खुद को राजा बनाने का, नपोलियन बोनापार्टे, जिसके बारे में हम थोड़ा लास्ट में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप थोड़ा आइडिया ले लीजिए कि कैसे ऐसे क्लैश हुआ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण, एक नया डिक्टेटर बना नपोलियन बोनापार्टे। और उसके इन सब के बावजूद भी जो आइडियाज़ थे लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के, इक्वलिटी के, भूल तो नहीं गए, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, इक्वलिटी मतलब सब कुछ बराबर, ये काफ़ी इंस्पायरिंग थे लोगों के लिए, कि लोगों ने भी इनको समझा कि यार ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। ये लोगों के दिमाग से अभी भी गए नहीं थे, लोग इनके ऊपर अभी भी चर्चा करते थे, अलग अलग तरह से बात करते थे। वेरी बिगनिंग, अब थोड़ा वुमेन सेक्शन के लिए भी यहाँ पे हम थोड़ा सेक्शन पूरा डेडिकेटेड प्रोवाइडेड है इस चैप्टर में। वेरी बिगनिंग वुमेन जो एक्टिव थी वो होप कर रही थी कि वो प्रेशराइज कर दें, जैसे वो ग्रुप्स फॉर्म करती थी, वुमेन जो है वो ग्रुप्स फॉर्म करती थी, ग्रुप्स अलग अलग तरह के क्लब्स भी फॉर्म करती थी और खुद भी प्रोटेस्ट करती थी कि हमें भी गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती थी कि गवर्नमेंट इनको भी जो लाइव्स हैं वुमेन की वो इम्प्रूव करे, ठीक है। मेनली लोअर क्लास, क्योंकि जो मोस्ट वुमेन थी वो नो एसेस टू एजुकेशन, जो ज़्यादातर वुमेन था उनको एजुकेशन के लिए कोई एसेस नहीं था, सिंपली उनको शादी करो और जल्दी से जल्दी उनको बच्चे पैदा करने हैं और फिर उनकी केयर टेक करनी है, बस यही काम था। सिर्फ डॉटर्स जो थी नोबल्स और वेल्दी की, उनको भेजा जाता था कॉन्वेंट। कॉन्वेंट एक तरह की चर्च होती थी उस टाइम पे, वहीं पे पढ़ाई होती थी नॉर्मली अक्सर। टू वॉइस देयर इंटरेस्ट, उनकी आवाज़, उनको अपनी आवाज़ उठानी थी, इस वजह से उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स को शुरू किया और खुद की न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू करे। 16 वुमेन क्लब्स उस टाइम पे बने, फॉर्म्ड इन डिफरेंट सिटीज़। मोस्ट फेमस जो उनमें से कभी बहुत ज़्यादा फेमस था, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन, सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिकन वुमेन। उनकी डिमांड क्या थी, सिंपल डिमांड थी भाई, सेम पॉलिटिकल राइट्स दो जैसे आप आदमियों को देते हो एज मैन, अर्ली ईयर्स रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट लॉज, इम्प्रूव लाइव्स ऑफ वुमेन। मतलब इससे पहले जो हमने अभी जो देखा, वेल्दी क्लास ने वापस से एक्वायर कर लिया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रखी थी इनकी लाइव्स ऑफ वुमेन को, उनकी अच्छी थी, उसमें वो ठीक थी, उस टाइम पे भी वो राइट्स मांगती थी, पर अब तो बिल्कुल वर्स हो गई सिचुएशन। ड्यूरिंग रीजन ऑफ टेरर न्यू गवर्नमेंट लॉज क्लोजिंग ऑफ वुमेन्स क्लब। अब वुमेन और जब उसका रीजन ऑफ टेरर आया था, क्या कहते हैं, जकोबियन के टाइम पे, उसने अपनी गवर्नमेंट में वुमेन क्लब ही बंद करवा दिए। बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो कि इस कारण की वजह से अलग अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी उसने न्योता दिया। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन अरेस्टेड, सम वर एग्जीक्यूटेड। बहुत ज़्यादा जो औरतें भी थीं, जो लीडर थी प्रोमिनेंट, उसको लगा उनको भी एग्जीक्यूट करवा दिया गया। वुमेन मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स। वुमेन का जो राइट था वोट का, वो उन्होंने 200 साल तक और चलता रहा, अलग अलग ईयर्स में, अलग अलग 200 साल तक चलता रहा अलग अलग कंट्रीज़ में। 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग जगह पे ये सब इनके राइट्स वगैरह के लिए लड़ाई चलती रही। फाइट फॉर वोट इनकी एक मूवमेंट चलता था, इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट। इसमें लास्ट में सफरेज टी ओ लगा लो, डबल टी, सफरेज बोलो, सफरेज मूवमेंट चलता था, जो कि लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में था। फाइनली वुमेन को वोटिंग राइट्स मिले फ्रांस में और वो जीत गई और राइट टू वोट का उनको अधिकार भी मिल गया। अब लास्ट का जो पार्ट है नेपोलियन बोनापार्टे, और थोड़ा वो वाला मैं आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा डायरेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ, वो वाला मैंने क्या अभी उसके नोट्स नहीं बनाए थे प्रॉपर, अब इसको यहीं से पढ़ लेते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जकोबियन रीजन वाज द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनी। जकोबियन के टाइम पे उसने स्लेवरी को बिल्कुल एग्जिट करा दिया। द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, मार्टिनी, गलाडिपाय एंड सान डोमिंगो वर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटी सच एज टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। बट यूरोपियंस क्या थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रिलक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा आलसी थे एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि वो वर्क पे नहीं जाते थे दूर दूर जगह पे। यूरोपियंस टू गो वर्किंग डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड्स मीन्ड अ शॉर्टेज ऑफ लेबर की काफ़ी कमी रहती थी प्लांटेशन वगैरह जगह पे। सो दिस वाज मेंट बाय ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। एक स्लेव ट्रेड होने लग गई इस टाइम से अराउंड। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी, ये अपनी 17th सेंचुरी में शुरू हुई थी। फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम पोर्ट ऑफ बर्डेक्स नैम्स to the African coast, where they bought slaves from local chieftain, branded and shackled. The slaves were packed tightly into the ships, और इनको 3 साल तक, सॉरी मैं 3 साल बोल रहा हूँ, 3 महीने तक इनको लॉन्ग वो यानी कि जर्नी पे इनको भेज दिया जाता था अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन।
देयर दे वुड सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, वहाँ से उनको सोल्ड करा जाता था. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव्स लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो. पोर्ट सिटीज लाइक बॉर्डेक्स एंड नांटेस ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड. ये थोड़ा मैं आपको पढ़ाना चाहता था, स्लेव वगैरह के बारे में थे. Throughout the 18th century, there was a little criticism of the slavery. The National Assembly held long debates about whether the rights of the men should be extended to all French subjects, including those in colonies, but it did not pass any laws, fearing opposition from business whose income depended on the slave trade. काफ़ी सारे बिजनेस चलते थे स्लेव वगैरह के, तो उनको ज़्यादा वो चाहते नहीं थे कि इसमें हम इंटरफेयर करें, उन्होंने ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं. It was finally the convention in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possession. This however turned out to be a short term measure. 10 साल बाद नपोलियन जब बोनापार्टे वापस से आए तो उन्होंने री इंट्रोड्यूस करी स्लेवरी को. प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रोस. निग्रोस एक तरह की टर्म दी जाती है, टर्म यूज फॉर द इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा. इट इज़ डेरोगेटरी टर्म नॉट इन कॉमन यूज एनी लॉन्गर. इसको अब नहीं यूज़ करते, पर अभी भी आप देखते होंगे मीम्स वगैरह पे इसका काफ़ी यूज़ करते हैं. इन परस्यूट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848. इमेंसिपेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ फ्री, इनको फ्री छोड़ देना. द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, ये कौन सा, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड. बिल्कुल, अब इसको हम पढ़ेंगे भी एक एग्जाम्पल से. द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मैनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law would translate the ideas of liberty and equality in everyday practice. ठीक है. वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल इन समर 1785 अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. ये क्या होता है? इन द ओल्ड रेजिम ऑल रिटन मटेरियल, कल्चरल एक्टिविटीज, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय सेंसर्स ऑफ द किंग. किंग की अप्रूवल के बाद भी आप कुछ न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ अपना लिख सकते हो, आर्टिकल वगैरह जो भी आप दिखाना चाहते हो. नाउ अब सेंसर से हट गई थी, जिस कारण से वो जो भी चाहते हो इंडिपेंडेंट हो गए और जो दिखाना चाहते हो वो लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं. Now the Declaration of the Rights of the Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspaper, pamphlets, books and printed pictures flooded the towns of France from which they travelled rapidly into the countryside. They all described and discussed the event and change taking place in France. Freedom of press also meant that opposing views of event could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, songs, festive procession attracted large number of people. This was one way that groups grasp and identify with ideas of such as liberty or justice that political philosophers wrote about in length in text which only a handful of educated people could read. ये कुछ सेक्शन था जो अलग थोड़ा सा हमको बताने के लिए था कि कैसे और आगे चीज़ें हुई, थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए. फिर लास्ट में हम लास्ट वाला है नपोलियन बोनापार्टे का पार्ट पढ़ लेते हैं. 1804 में नपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस. जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो इसने अपने आप को धीरे धीरे ऊपर ही आया, काफ़ी मिलिट्री का भी अच्छी नॉलेज थी इसको, तो अपने आप को फिर लास्ट में इसने 1804 में खुद को डिक्लेयर कर दिया एम्परर ऑफ फ्रांस. ही सेट आउट टू बी कॉन्करर नेबरिंग यूरोपियन कंट्री, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड हिज मेंबर्स ऑफ हिज फैमिलीज. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as the protection of private property and uniform system of weights and measure provided by the decimal system. Initially, many saw Napoleon as liberator who would bring freedom for the people, but soon the Napoleonic armies came to be viewed as everywhere as the invading force. हर जगह पता चल गया कि ये भी एक डिक्टेटर की तरह ही काम कर रहा है. पहले लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा था. ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू. 1815 में इसको वाटरलू की जो लड़ाई हुई थी वहाँ पे उसको हरा दिया गया था. मैनी ऑफ हिज मेजर दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी मॉडर्न लॉस टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप हैड इम्पैक्टेड ऑन पीपल लॉन्ग आफ्टर नेपोलियन हैड लेफ्ट. द आइडियाज of liberty, democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. These spread from the France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal systems were abolished. Colonized people reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Roy are two examples of individuals who responded to the ideas coming from the revolutionary France. भाई हमारा यहाँ पे हो गया चैप्टर कंप्लीट. बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. अगली वीडियो मिलते हैं. मैं अगली बार से कोशिश करूँगा पूरा जो चैप्टर है, जैसे मैंने अभी ये पर्टिकुलर नोट्स बना रखे हैं, मेरे ख्याल से आप कमेंट में मेरे को बताना अगर आपको अच्छे लगे हों, क्योंकि इसमें आपका चैप्टर भी छोटे उसमें वीडियोस में कन्वर्ट हो जाता है और आपको समझ में भी आता है, क्लिक चलती रहती है. इसमें क्या है, पढ़ते रहो, तो प्रॉपर जो मेन चीज़ होती है मैं उसमें डाल देता हूँ. ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत. अगली वीडियो में मिलते हैं और आपको समझाऊंगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के बारे में. बाय.